अगस्त 18, 1945 ताइवान का ताइहोकू एयरफील्ड। शाम के वक्त एक जापानीज ट्विन इंजन हैवी बॉम्बर रनवे पर स्पीड पकड़ता है। इस मिलिट्री प्लेन में सवार थे आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस। फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने से पहले ही प्लेन में अचानक एक टेक्निकल फेलियर होता है और वो ज़मीन पर क्रैश हो जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और इमीडिएट अनाउंसमेंट्स के मुताबिक नेताजी ने उसी रात एक लोकल मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। किसी भी नॉर्मल हिस्टोरिकल इवेंट में एक टॉप टियर इंटरनेशनल लीडर की मौत के बाद एक क्लियर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो होता है। उसमें फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स और एक वेरीफाइबल लीगल सेटअप शुरू किया जाता है ताकि मौत को लेकर, डेथ को लेकर कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जैसे ही हादसे का धुआं साफ हुआ, पूरी टाइमलाइन अचानक इनविजिबल हो गई। हॉस्पिटल के अंदर से नेताजी की कोई फिजिकल फोटोग्राफ सामने नहीं आई। किसी भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बॉडी वेरीफाई करने का मौका नहीं मिला और ना ही कोई ऐसी ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट बनी जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर कंफर्म किया जा सके। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले दम पर पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हिला कर रख दिया था, उनकी पूरी एग्जिट स्टोरी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के स्टेटमेंट्स पर आकर रुक गई। जब किसी बड़े लीडर की मौत से जुड़े फिजिकल एविडेंस इतनी अचानक और इतनी सिस्टमैटिक तरीके से गायब हो जाएं, तब नैरेटिव पर डाउट्स होना लाजमी है। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इस मौत को एक सिंपल एक्सीडेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो फिर उनके गायब होने के तुरंत बाद दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने इस फाइल को परमानेंटली क्लोज क्यों नहीं किया? क्या सुभाष चंद्र बोस की डेथ सच में उस ताइवानीज रनवे पर हो गई थी, या फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे कैलकुलेटेड डिसअपीयरेंस प्लान को देख रहे हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इस पूरे सिनेरियो के कोर मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें अगस्त 1945 के ग्लोबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और एक्सिस पावर्स, जिसमें जापान शामिल था, सरेंडर कर चुके थे। नेताजी इस रियलिटी को अच्छे से समझते थे कि जापान के कोलैप्स के बाद ब्रिटिश फोर्सेस उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उनके ऊपर वॉर क्राइम्स और ट्रीजन के चार्जेस लगना तय था, जिसका सीधा मतलब था एग्जीक्यूशन यानी मौत की सज़ा। नेताजी का मकसद क्लियर था, उन्हें इंडिया की आज़ादी की मूवमेंट को बचाने के लिए एक नए सेफ बेस और एक नए जियोपॉलिटिकल अलाई की ज़रूरत थी, और उनकी नज़र थी सोवियत यूनियन पर। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि नेताजी उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर थे और उन्हें ट्रैक करना ब्रिटिश अलाइड फोर्सेस का प्राइम मिशन था। इस डेंजरस क्रॉस फायर के बीच अचानक ताइहोकू क्रैश की खबर बाहर आती है। जब कोई ऑपरेशनल लीडर एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हो जहां उनका गायब होना उनके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तब एक फेटल एक्सीडेंट की खबर आना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां से हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में शुरू होती है। अगर ये एस्केप प्लान उनकी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी थी, तो क्या ताइहोकू एयरफील्ड पर हुआ हादसा एक अचानक आई मौत थी, या फिर उनके सेफ एग्जिट का पहला कदम? ऑफिशियल नैरेटिव इस इवेंट को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल कंक्लूजन के साथ सपोर्ट करता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इस केस को लेकर काफ़ी कमिटीज़ बनी, जिनमें से 2 का नाम था शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन। इन 2 कमीशंस के सामने जो प्राइमरी एविडेंस पेश किया गया था, उसमें थे जापानीज मिलिट्री ऑफिशियल्स और नेताजी के क्लोज एसोसिएट हबीबुर रहमान के स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक क्रैश के बाद नेताजी के कपड़ों में पेट्रोल की वजह से आग लग गई थी और उन्हें सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स के साथ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी एशेस को टोक्यो के रेंकोजी टेम्पल में रख दिया गया, जिसे आज भी ऑफिशियल स्टांस में नेताजी का फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। सरफेस लेवल पे ये पूरी टाइमलाइन और एविडेंस का स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट लगता है, क्योंकि इसमें आई विटनेसेस और डॉक्टर्स दोनों के डायरेक्ट अकाउंट शामिल थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बाद में हुई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस ने इस प्राइमरी डेटा को डीपर लेवल पर एग्जामिन करना शुरू किया।
जब जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने इस पूरे केस का ग्राउंड रियलिटी चेक किया, तब उन्होंने ताइवान गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस दिन के इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स मांगे। ताइवान के ऑफिशियल आर्काइव्स ने जो डेटा दिया, उसने इस पूरी कहानी के फाउंडेशन को चैलेंज कर दिया। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगस्त 18, 1945 को ताइहोकू एयरफील्ड पर या उसके आसपास किसी भी प्लेन क्रैश की कोई एंट्री नहीं थी। अगर ऑफिशियल नैरेटिव इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो फिर लोकल रिकॉर्ड्स में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट गैप कैसे पैदा हुआ? ताइवानीज रिकॉर्ड्स का ये मिसिंग लिंक इस बात की तरफ पॉइंट करता है कि क्रैश की स्टोरी में डीप लिमिटेशंस थीं। जब रिसर्चर्स ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें पता चला कि ताइहोकू के लोकल क्रेमेटोरियम रजिस्टर्स में उस दौर में नेताजी के नाम पर कोई क्रिमेशन नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ एक जापानीज सोल्जर इचिरो ओकुरा का नाम रजिस्टर्ड था। जब फिजिकल एविडेंस और इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स दोनों ही डेथ की स्टोरी को रिजेक्ट करने लगे, तब सारा फोकस उस सोल इंडियन विटनेस पर आ गया जो क्रैश के वक्त नेताजी के साथ मौजूद था, हबीबुर रहमान। रहमान ने दावा किया था कि उन्होंने नेताजी को अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल में दम तोड़ते हुए देखा, लेकिन उनके अलग अलग इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स में मैसिव कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जब हबीबुर रहमान को रेड फोर्ट में कस्टडी में लेकर इंटेरोगेट किया, तब उनके बयान में एक्सीडेंट के डायनेमिक्स और टाइमिंग्स को लेकर काफ़ी गैप्स दिखे। उनका बिहेवियर एक ऐसे विटनेस जैसा था जो किसी प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि उनके लीडर को एक सेफ विंडो मिल सके। एनालिसिस सजेस्ट करता है कि उन्होंने जानबूझकर अलाइड फोर्सेस को भटकाने के लिए एक आर्टिफिशियल टाइमलाइन क्रिएट की थी, ताकि ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स ताइवान में ही उलझे रहें। अगर डाउट्स इतने जेन्युइन थे और आई विटनेस टेस्टिमनी भी इतनी वीक थी, तो देश और दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पूरे केस के बारे में क्या कंक्लूड किया? डीक्लासिफाइड ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस फाइल्स इस थ्योरी को एक नया डायमेंशन देती हैं। बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि नेताजी सक्सेसफुली मैनचूरिया के रास्ते सोवियत टेरिटरी में एंटर कर चुके थे और प्लेन क्रैश सिर्फ एक कैमोफ्लेज था। 1940s के लेट तक के टॉप सीक्रेट टेलीग्राम्स कंफर्म करते हैं कि एलाइड एस्पियोनाज नेटवर्क्स रशिया के अंदर एक इंडियन लीडर के प्रेजेंस के सिग्नल्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। अगर उनकी मौत 1945 में हो चुकी थी, तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट लेवल्स पर उन्हें जिंदा समझकर उनका सर्च ऑपरेशन चलाने का कोई लॉजिकल मोटिव नहीं बनता। इस ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा इंटरनल इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी देखने को मिला, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेताजी के कोलकाता वाले घर और उनके फैमिली मेंबर्स की लगभग 20 सालों तक एक इंटेंस सर्वेलेंस की थी। अवेलेबल रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि उनकी फैमिली के आने जाने वाले हर लेटर को इंटरसेप्ट और रीड किया जाता था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स क्लेम करते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक डिसीज्ड नेशनल हीरो की फैमिली पर इतने बड़े स्टेट रिसोर्सेस और एस्पियोनाज तब तक डिप्लॉय नहीं करेगी जब तक उन्हें इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ना हो कि वो इंसान अभी भी जिंदा और एक्टिव है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि जब तक सोवियत यूनियन के आर्काइव से एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं आते, तब तक रशिया एस्केप को एक अनवेरीफाइड थ्योरी ही माना जाएगा। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर हम सारे पॉलिटिकल एंगल्स और इंटरनेशनल फाइल्स को साइड में रख दें, तो मॉडर्न साइंस और करंट इन्वेस्टिगेटिव स्टैंडर्ड्स आज हमें किस नए कंक्लूजन के सबसे करीब खड़ा करते हैं? मॉडर्न पर्सपेक्टिव से इस केस का सबसे शॉकिंग चैप्टर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में शुरू होता है, जहां एक एनोनिमस सन्यासी, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे, उन्होंने 1985 तक अपनी ज़िंदगी गुजारी। जब मॉडर्न जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान उनके बिलोंगिंग्स का फॉरेंसिक एक्सपर्ट एनालिसिस करवाया गया, तब कुछ ऐसे फिजिकल फैक्ट सामने आए जिन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को बदल दिया। उनके कमरे से मिले हैंड रिटन नोट्स और लेटर्स को जब मॉडर्न ग्राफोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स पर नेताजी के वेरीफाइड हैंड राइटिंग के साथ कंपेयर किया गया, तब एक्सपर्ट्स ने एक पॉजिटिव मैच कंफर्म किया। इतना ही नहीं, वहाँ से आईने के दौर के एक्सपेंसिव जर्मन बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, ओरिजिनल इंटरनेशनल मैप्स और नेताजी के फैमिली की इंटरनल फोटोग्राफ्स मिली, जो किसी ऑर्डिनरी साधु के पास होना असल में इम्पॉसिबल था।
हालांकि बाद में गवर्नमेंट लैब्स ने डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट्स को इनकंक्लूसिव बताया, लेकिन मॉडर्न फोरेंसिक बेंचमार्क्स के मुताबिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का वेट इतना ज़्यादा है कि इसे सिर्फ कोइंसिडेंस कह के डिसमिस नहीं किया जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का केस हमें एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आता है जहां हमें ऑनेस्टली कबूल करना होगा कि हमारे पास एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है। अवेलेबल एविडेंस के कुछ पहलू 1945 के प्लेन क्रैश नैरेटिव को डॉक्यूमेंटली और लॉजिकली सस्टेन करना बेहद मुश्किल बना देते हैं, और इसी वजह से कई रिसर्चर्स इसे एक हेविली इंजीनियर्ड कवर अप के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि हम बिना वेरीफाइड मटेरियल के किसी एक फाइनल आउटकम पर स्टैंप लगा सकें, चाहे वो रशिया का गुलाग हो या फैसलाबाद की गुमनाम कोठरी। ये केस आज भी इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये सिर्फ एक लीडर के फेट का सवाल नहीं है, ये इस बात का एनालिसिस है कि एक सिस्टम अपने सबसे बड़े सच को कैसे हैंडल करता है। डिस्कवरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और जब तक सारी क्लासिफाइड फाइल्स ओपन नहीं होती तब तक ये इन्वेस्टिगेशन हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओपन क्वेश्चन बनी रहेगी।